दोस्तों, आज मैं आपको एक चालाक औरत की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि हर घर में होती है। एक गांव था जिसका नाम था रामपुर। छोटा सा प्यारा सा गांव जहाँ सब एक दूसरे को जानते थे। यहाँ की गलियाँ पक्की थी बल्कि कच्ची थी, धूल भरी, लेकिन जिंदा दिली। सुबह होते ही मुर्गे की बांग सुनाई देती और घर घर में चूल्हे जल उठते। बच्चों की किलकारियाँ और औरतों के काम की धमक पूरे गांव में फैल जाती। इसी रामपुर गांव में रहती थी एक औरत जिसका नाम था शांति। शांति देवी देखने में तो साधारण सी थी, लेकिन उसके दिमाग की बत्ती हमेशा जलती रहती थी। उसकी उम्र कोई लगभग होगी 45-50 साल के आसपास। हल्की सी मोटी गोल चेहरा जिसमें हमेशा एक हल्की सी मुस्कान तैरती रहती थी। लेकिन उसकी आंखें ऐसी थी जो सब कुछ देख लेती थी और सब कुछ समझ लेती थी। गांव में उसे चालाक शांति के नाम से जाना जाता था और उसका कारण ये था कि उसकी सूझबूझ और किसी भी मुश्किलात से निकलने का उसको तरीका पता था। शांति देवी का घर गांव के बीचों बीच था, जहां से आते जाते हर किसी पर उसकी नज़र रहती थी। उसकी गली में एक नल था जहां दिन भर गांव की औरतें पानी भरते रहती थीं। पानी भरने के साथ साथ जहां गपशप का अड्डा भी लगता था। यहीं पर शांति देवी को गांव भर की खबरें मिल जाती, जिसके घर में क्या पक रहा है, किसके घर में क्या झगड़ा हो रहा है, किसका बेटा शहर से कब लौटा। शांति देवी सारी बातें सुनती, लेकिन कभी किसी बात पर अपनी सीधी राय नहीं देती थी। बस मुस्कुरा देती और अपने घर चली जाती। पड़ोसी की खीर और शांति देवी की चालाकी। एक दिन की बात है, शांति देवी के पड़ोसी रामू काका अपने बेटे की शादी की सालगिरह मना रहे थे। रामू काका वैसे तो दिल के अच्छे इंसान थे, लेकिन थोड़े कंजूस किस्म के। उन्होंने घर में खीर बनाई, बहुत ही स्वादिष्ट खीर जिसमें खूब सारे मेवे डाले थे। पूरे गांव में खीर की खुशबू फैल गई। अब रामू काका की पत्नी राम प्यारी को लगा कि इतने सारे लोगों को बुलाना ठीक नहीं, कहीं खर्चा ज़्यादा न हो जाए, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने कुछ खास रिश्तेदारों को ही बुलाया। शांति देवी के घर में खीर की खुशबू रोज से ज़्यादा आ रही थी। शांति देवी ने सोचा, आज खीर की महक इतनी तेज क्यों है? राम प्यारी तो रोज खीर नहीं बनाती। उनकी छोटी बेटी पिंकी दौड़ती हुई उनके पास आई और बोली, माँ, रामू काका के यहाँ खीर बन रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शांति देवी मुस्कुराई। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा, खीर अच्छी तो है, लेकिन हर किसी के नसीब में नहीं होती। दोपहर तक रामू काका के यहाँ मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। गांव की औरतें नल पर पानी भरते हुए आपस में बात कर रही थी। सुना है राम प्यारी ने खीर बनाई है। एक औरत ने कहा, हाँ, बहुत बढ़िया खीर बनी है, मैंने तो थोड़ी सी चखी थी। दूसरे ने बताया, लेकिन उन्होंने गांव के किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ अपने रिश्तेदारों को। तीसरी ने शिकायत की। शांति देवी नल के पास से गुजर रही थी। उन्होंने सब बातें सुन ली, लेकिन कुछ नहीं बोली। शाम को जब रामू काका के घर मेहमानों से भर गया और खीर बटने लगी, तब शांति देवी ने अपनी झोली उठाई और रामू काका के घर पहुंच गई। रामू काका ने शांति देवी को देखा और थोड़ा हैरान हुए। अरे शांति देवी, आप यहाँ कैसे? हमने तो आपको परेशान नहीं किया। शांति देवी ने अपनी मुस्कान चौड़ी की और बोली, अरे रामू भाई, परेशानी की कैसी बात है?
मैंने तो सोचा आपके बेटे की सालगिरह है तो आशीर्वाद देने जाऊं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। रामू काका थोड़े अटपटे हुए क्योंकि उन्होंने किसी गांव वाले को नहीं बुलाया था। अब शांति देवी आ गई तो उन्हें खाली हाथ तो भेज नहीं सकते हैं। राम प्यारी भी सोच रही थी कि ये शांति देवी भी ना बिना बुलाए चली आती है, लेकिन शांति देवी ने बात को आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने झोली खोली और उसमें से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। मैंने सोचा खाली हाथ आना ठीक नहीं, आपके बेटे को यह छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। डिब्बे में एक छोटी सी खिलौना गाड़ी थी। रामू काका और राम प्यारी ने मुस्कुराते तोहफा ले लिया। अब शांति देवी ने कहा, रामू भाई, मैंने सुना है आपने बहुत अच्छी खीर बनाई है, क्या थोड़ी सी खीर मेरे लिए भी मिलेगी? बच्चों को भी चखने को मिल जाएगी। रामू काका और राम प्यारी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अब तोहफा ले लिया है तो खीर तो देनी ही पड़ेगी। उन्होंने शांति देवी को एक बड़ी कटोरी भरकर खीर दी और साथ में एक प्लेट में पकवान भी रख दिए। शांति देवी मुस्कुराते हुए घर लौट आई। झोली में खीर और पकवान लेकर घर आकर उन्होंने बच्चों को खीर दी और खुद भी खाई। उन्होंने अपनी बेटी पिंकी से कहा, देख बेटा, कभी कभी थोड़ी सी चालाकी काम आ जाती है। अगले दिन नल पर फिर से गपशप हो रही थी। शांति देवी को तो खीर मिल गई। एक औरत ने कहा, हाँ, वो तो हमेशा ही कुछ न कुछ जुगाड़ लगा लेती है। दूसरी ने जोड़ा। शांति देवी ने सुना और मन ही मन मुस्कुराई। उन्होंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, लेकिन अपना काम निकालना उन्हें खूब आता था। बिजली का बिल और शांति देवी का हिसाब किताब। रामपुर गांव में बिजली आ गई थी, लेकिन बिजली के बिल को लेकर गांव वाले हमेशा परेशान रहते थे। किसी का बिल ज़्यादा आता, किसी का कम। कोई कहता कि मीटर तेज़ी से भाग रहा है तो कोई कहता कि बिजली कंपनी वाले ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। एक बार की बात है, गांव में बिजली का नया नियम लागू हुआ। अब शहर घर में स्मार्ट मीटर लगने लगे थे और बिल भी उसी हिसाब से आने थे। गांव वालों को इस नए नियम से डर लग रहा था। शांति देवी के घर में भी स्मार्ट मीटर लग गया। कुछ दिनों बाद पहला बिल आया। शांति देवी ने बिल देखा, उसमें लिखा था 500 रुपये। शांति देवी ने सोचा, पिछली बार तो 300 रुपये आया था, इस बार 200 रुपये ज़्यादा कैसे? वो सीधे गांव के बिजली वाले बाबू के पास गई, जो गांव में ही रहते थे। उनका नाम था यमुना प्रसाद। यमुना प्रसाद बाबू थोड़े गुस्सैल किस्म के थे और किसी की बात आसानी से नहीं सुनते थे। शांति देवी ने उनसे कहा, यमुना बाबू, मेरा बिल 500 रुपये आया है, पिछली बार तो 300 रुपये आया था, क्या मीटर तेज़ी से चल रहा है? यमुना प्रसाद बाबू ने एक बार फिर भी शांति देवी की तरफ देखा नहीं और बोले, आपका मीटर ठीक है, जो बिल आया है वो भरना पड़ेगा। शांति देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यमुना बाबू, मैंने सुना है कि नए मीटर में एक नया फीचर आया है। अगर हम महीने के बीच में एक बार मीटर की रीडिंग चेक करें और फिर बिल से निकाला करें तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ गड़बड़ी है। क्या आप मुझे ये तरीका बता सकते हैं? यमुना प्रसाद बाबू को लगा कि शांति देवी को इतनी जानकारी कहाँ से मिल गई। ये थोड़े हैरान हुए क्योंकि वो बात बहुत कम लोगों को पता थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं इन्हें नहीं बताऊंगा तो यह गांव में हल्ला करेगी और फिर सब मुझसे पूछने लगेंगे। यमुना प्रसाद बाबू ने अपनी कुर्सी सीधी की और बोले, ठीक है शांति देवी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर मीटर पर एक बटन होता है, उसे दबाने पर आपको करंट रीडिंग दिख जाएगी। आप उसे नोट करके हमको दिखाइएगा। शांति देवी ने ध्यान से सुना और घर जाकर तुरंत मीटर की रीडिंग नोट कर ली। उन्होंने फिर से बिजली का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार ध्यान रखा कि बेवजह लाइट पंखे न चलाएं।
अगले महीने जब बिल आया तो वह 400 रुपये था। शांति देवी ने अपनी पुरानी रीडिंग और नई रीडिंग का हिसाब लगाया। उन्हें पता चला कि बिल ठीक आया है। वो फिर से यमुना प्रसाद बाबू के पास गई। यमुना बाबू, आपने जो तरीका बताया उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इस बार मेरा बिल ठीक आया है और मुझे पता चल गया है कि कहाँ ज़्यादा बिजली खर्च हो रही थी। यमुना प्रसाद बाबू खुश हुए कि शांति देवी ने उनकी बात मानी और बिल भी सही निकला। उन्होंने शांति देवी से कहा, शांति देवी, आप तो बड़ी होशियार निकली। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी सी जानकारी और थोड़ा सा दिमाग। यमुना बाबू, गांव की औरतों ने सब सुना कि शांति देवी ने अपने बिल का हिसाब किताब सही कर लिया, तो वे सब उसके पास सलाह लेने आईं। शांति देवी ने सबको समझाया कि कैसे मीटर चेक करना है और कैसे बिजली का सही इस्तेमाल करना है। इससे गांव में बिजली के बिल को लेकर चल रही गड़बड़ियां कम हो सकती हैं। गांव का झगड़ा और शांति देवी का फैसला। रामपुर गांव में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते थे, लेकिन एक बार एक बड़ा झगड़ा हो गया। दो पड़ोसी सुरेश और महेश के खेत की मेड़ को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि दोनों लाठी डंडे लेकर एक दूसरे के सामने आ गए। सुरेश कहता था कि मेड़ थोड़ी बाईं तरफ है और महेश कहता था कि मेड़ थोड़ी दाईं तरफ है। दोनों अपने अपने दावे पर अड़े थे। गांव के बड़े बूढ़ों ने भी सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब बात पंचायत तक पहुंची तो पंचायत ने भी कोई ठोस फैसला नहीं सुनाया, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने पुराने नक्शे थे जो सही नहीं थे। शांति देवी ने सब देखा और सुना। उन्हें लगा कि यह झगड़ा गांव की शांति भंग कर देगा। उन्होंने सोचा, मुझे कुछ करना चाहिए। अगले दिन शांति देवी अपने घर से निकलकर सुरेश और महेश के खेत की तरफ गई। उनके हाथ में एक लाठी थी और साथ में एक रस्सी का गट्ठर था। गांव के लोग हैरान थे कि शांति देवी कहाँ जा रही है। वे सब उनके पीछे पीछे चलने लगे। शांति देवी सुरेश और महेश के खेत तक पहुंची, जहां दोनों झगड़ा कर रहे थे। अरे भाई, क्या हो रहा है यहाँ? शांति देवी ने शांत आवाज में कहा। सुरेश और महेश ने देखा कि शांति देवी आ गई हैं। वे दोनों चुप हो गए। शांति देवी ने कहा, सुरेश, तुम कह रहे हो कि मेड़ बाईं तरफ है और महेश, तुम कह रहे हो कि मेड़ दाईं तरफ है, लेकिन असली मेड़ तो कहीं बीच में ही होगी ना। दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। शांति देवी ने पहली लाठी जमीन में गाड़ी और कहा, देखो, मैं तुम्हारी मेड़ का फैसला नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ जिससे तुम खुद अपनी मेड़ ढूंढ सकते हो। उन्होंने पहली लाठी से जमीन पर एक लंबी लाइन खींची। फिर उन्होंने रस्सी का गट्ठर खोला। अब दोनों एक एक रस्सी लो। शांति देवी ने कहा, सुरेश, तुम अपने खेत के उस कोने से मेड़ तक रस्सी बिछाओ जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेड़ है, और महेश, तुम अपने खेत में उस कोने से मेड़ तक रस्सी बिछाओ जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेड़ है। दोनों ने शांति देवी की बात मानी। सुरेश ने अपनी रस्सी से रस्सी बिछाई और रमेश ने अपनी तरफ से। जहां दोनों की रस्सी मिली वहां एक निशान बन गया। शांति देवी ने कहा, अब जहां से दोनों रस्सियां मिली हैं वहीं तुम्हारी मेड़ का असली बिंदु है। तुम दोनों ने अपनी अपनी तरफ से मेड़ की लंबाई मापी और जब तुम खुद देख लो कि मेड़ कहाँ होनी चाहिए। सुरेश और महेश ने देखा कि उनकी रस्सियाँ लगभग एक ही जगह पर मिल रही थी, बस कुछ इंच का फर्क था। उन्हें अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। शांति देवी ने कहा, कभी कभी हम अपनी बात पर इतना अड़ जाते हैं कि सही चीज़ देख ही नहीं पाते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो समस्या का हल खुद ही निकल आता है। सुरेश और महेश ने एक दूसरे से हाथ मिलाया
और अपना झगड़ा खत्म कर लिया। पूरे गांव ने शांति देवी की इस सूझबूझ की तारीफ की। अंत में सीख यही मिलती है कि शांति देवी ने हमेशा अपनी चालाकी का इस्तेमाल लोगों की भलाई और समस्याओं को सुलझाने के लिए किया। उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि अपनी समझदारी और सूझबूझ से मुश्किलों का हल निकाला। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि चालाकी हमेशा बुरी नहीं होती। अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो वो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। कभी-कभी हमें अपनी बात मनवाने के लिए सीधे रास्ते की बजाय थोड़ा घूमना पड़ता है, लेकिन अगर इरादा नेक हो तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। शांति देवी जैसी चालाक औरतें सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन सकती हैं। वे दिखाती हैं कि कैसे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी समझदारी से बड़े-बड़े मसले सुलझाए जा सकते हैं। और हाँ, थोड़ा-सा हास्य और वो अंदाज़ तो ज़िंदगी को और भी मज़ेदार बना देता है। अगर आपको इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।